रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एपिडेमियोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। एपी मीन अमंग, डेमी मीन पीपल एंड लॉजी मीन स्टडी। तो एपिडेमियोलॉजी सिंपल मीन स्टडी ऑफ डिजीज इन अ पॉपुलेशन। अब डिजीज के हमने 3 फैक्टर्स को स्टडी करना है। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर 2 डिटर्मिनेंट और नंबर 3 फ्रीक्वेंसी। और हमने इस नॉलेज को, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करना है इन द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो उसको एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट और फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मजीद 3 चीज़ें आ जाती है, टाइम, प्लेस और पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी के अंदर मजीद अब 2 चीज़ें आ जाती है, इंसिडेंस एंड प्रीवैलेंस। और डिटर्मिनेंट के अंदर कॉज आ जाती है। तो द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज इन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एपिडेमियोलॉजी। और ये डेफिनेशन पेश की गई थी सर जॉन एम लास्ट ने। और इन्होंने जिस मैप को यूज़ किया था उसका नाम है स्पॉट मैप, और ये कॉलरा के ऊपर अप्लाई किया था। डेट इज़ वाई कॉलरा इज कॉल्ड फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। अब डिजीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने 3 चीज़ें पढ़नी है, टाइम, प्लेस, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम में सीजनल आ सकती है, फॉर एग्जांपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, मलेरिया, डेंगू, इनका सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख लेना। आगे चलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ या एपिडेमियोलॉजिकल मेथड की क्लासिफिकेशन। तो 2 टाइप की एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ होती है, मेथड्स की होती है, एक ऑब्जर्वेशनल और दूसरा एक्सपेरिमेंटल। जो ऑब्जर्वेशनल को आगे मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल को इंटरवेंशनल कहते हैं। एक बात रट्टा मार लेना कि ऑब्जर्वेशनल को मजीद 2 में डिवाइड करेंगे, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव के अंदर जो पहला है डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल का पहला है जिसमें हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करते हैं। एनालिटिकल के अंदर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल को इंटरवेंशनल भी कहते हैं, जिसमें जो ऑब्जर्वर होगा या वो कुछ ना कुछ इंटरवीन करेगा ऑब्जर्वेशन के साथ साथ। तो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी के अंदर आप हाइपोथेसिस को कंफर्म करते हैं। अब एनालिटिकल के अंदर एग्जांपल्स है कोहोर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और इकोलॉजी स्टडी। जबकि जो हाइपोथेसिस कंफर्मेशन वाली स्टडी है जिसको एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते हैं, RCT को देखते हैं, फील्ड ट्रायल और कम्युनिटी ट्रायल है। तो क्या क्या हो गया, रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स है, क्लिनिकल ट्रायल है, फील्ड ट्रायल और कम्युनिटी ट्रायल होता है। सबसे पहले एनालिटिकल स्टार्ट करते हैं जिसमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो वो है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी के अंदर हम रिस्क फैक्टर से जाते हैं डिजीज़ की तरफ, या कॉज से इफेक्ट की तरफ जाते हैं, या एक्सपोजर से आउटकम की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो बंदे एक्सपोज हुए हैं उनमें कितने को अंदर डिजीज़ हुआ है, कितने के अंदर डिजीज़ नहीं हुआ। लाइक अगर स्मोक से एक्सपोजर हुआ है तो किसी के अंदर लंग कैंसर होगा, किसी के अंदर नहीं होगा। और किसी का स्मोकिंग से एक्सपोजर नहीं होता लेकिन किसी के अंदर उसी की वजह से कोई लंग कैंसर आ गया किसी और रीज़न की वजह से। तो कोहोर्ट स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, कोहोर्ट स्टडी में कॉज को इफेक्ट से कोरिलेट करते हैं, रिस्क फैक्टर को डिजीज से कोरिलेट करते हैं, एक्सपोजर को आउटकम से कोरिलेट करते हैं। इसको हम फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी या प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग टू द लंग कैंसर, यानी अगर हम रिस्क फैक्टर को या कॉज को या फिर हम एक्सपोजर को पहले लिखें और इफेक्ट को या डिजीज़ को या आउटकम को बाद में लिखे तो उसको बोलते हैं कोहोर्ट स्टडी। ठीक हो गया। अब कोहोर्ट स्टडी के अंदर करते क्या है कि फॉलो अप करते हैं, देखते हैं एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप को फॉलो करते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं विद द नंबर ऑफ न्यू केस। इंसिडेंस से हम कंपेयर करते हैं एक्सपोज नॉन एक्सपोज को इंसिडेंस से। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड फॉलो अप एंड इंसिडेंस स्टडी। ओके, ठीक हो गया। इसके डिसएडवांटेजेस है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, इसको इंसिडेंस स्टडी भी कहते हैं। तो इंसिडेंस इज बेस्ट मेजर बाय कोहोर्ट स्टडी। नेक्स्ट चलते हैं हम केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी में पहले डिजीज़ आएगा, जबकि उसमें पहले आता था रिस्क फैक्टर। तो आउटकम डिजीज़ या फिर इफेक्ट पहले दे दे और कॉज को या रिस्क फैक्टर को या फिर एक्सपोजर को बाद में दे, तो फिर इसको केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। ऑपोजिट होती है कोहोर्ट स्टडी की, तो इसमें डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड रिट्रोस्पेक्टिव, जबकि वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी था। इसको बैकवर्ड लुकिंग स्टडी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले डिजीज़ को देखेंगे फिर हम एक्सपोजर को देखेंगे। इसको हम रिस्क फैक्टर टू द डिजीज स्टडी भी कहते हैं, या इफेक्ट टू कॉज स्टडी भी कहते हैं, या आउटकम टू एक्सपोजर स्टडी भी कहते हैं, या डिजीज़ टू रिस्क फैक्टर स्टडी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि नंबर ऑफ लंग कैंसर पेशेंट है, तो पहले लंग्स कैंसर पेशेंट को देखा कि कितना नंबर स्मोकिंग के एक्सपोजर की वजह से हुआ। अब वो वाली थी पिछली वाली, उसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यू केसेस को देखते थे रिस्क फैक्टर अप्लाई करने के बाद, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी। लेकिन ये वाली वेरी फास्ट होती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई फॉलो अप नहीं करना होता, कोई न्यू केसेस को नहीं देखना होता, लेकिन उसमें आप एक्सपोजर को फॉलो अप करते हैं और फिर आप न्यू केसेस को भी अंडरलाई करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसको हम केस रेफरेंस स्टडी भी कहते हैं या ट्रोकॉक स्टडी भी कहते हैं। कोहोर्ट मीन
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, कोहोर्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाए कि केस रेफरेंस स्टडी या ट्रोको स्टडी किसे कहते हैं, केस कंट्रोल स्टडी को कहते हैं। कोहोर्ट स्टडी के लिए मिनिमम 2 ग्रुप्स रिक्वायर होते हैं। ओके, जबकि केस कंट्रोल स्टडी के लिए 2 ग्रुप होते हैं, लेकिन आइडियल केस कंट्रोल उसमें क्या होता है, आइडियल में 1.4 है। ओके, आइडियल केस कंट्रोल या आइडियल केस टू कंट्रोल रेशो 1:4 होती है। ओके, जबकि कोहोर्ट के अंदर आपको 2 ग्रुप्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिप्रेशन दे दिया है पहले और उसको रिस्क फैक्टर से कोरिलेट किया हुआ है, तो डिजीज़ पहले दे दिया, रिस्क फैक्टर बाद में दिया, तो ये कौन सी स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन यानी आपने 2 चीज़ों को एसोसिएट करना है, एक्सपोजर नॉन एक्सपोजर को एसोसिएट करना है डिजीज़ के साथ। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन है इसमें पहला चीज़ है रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क का फार्मूला है इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड ओवर इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड। जब इंसिडेंस की बारी है डेट मीन्स कोहोर्ट स्टडी में देखते हैं, फॉर एग्जांपल इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर इन द स्मोकर एंड इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर इन नॉन स्मोकर है। ओके, और फिर इसकी रेशियो लेते हैं। तो जो रिलेटिव रिस्क है अगर वो 8 है तो उसका मतलब है कि जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर 8 गुना ज़्यादा चांसेस है लंग कैंसर के। जो रिलेटिव रिस्क है उसको रिस्क रेशियो भी कहते हैं। ओके, यानी द रेशियो ऑफ लंग कैंसर बिटवीन द एक्सपोज्ड एंड द नॉन एक्सपोज्ड इज 8:1, तो उसको रिस्क रेशियो भी कहते हैं। नंबर 2 है एट्रीब्यूटेबल रिस्क या एक्सेस रिस्क या एब्सोल्यूट रिस्क या इसको रिस्क डिफरेंस कहते हैं। इसके अंदर एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज का डिफरेंस लेते हैं और इसको एक्सपोज से डिवाइड कर देते हैं। उस वाले के केस के अंदर नॉन एक्सपोज से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ पर डिवाइड एक्सपोज से करेंगे। अगर एट्रीब्यूटेबल रिस्क या एक्सेस रिस्क या एब्सोल्यूट रिस्क या रिस्क डिफरेंस 88% आए तो उसका मतलब है कि जो 88% लंग कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से एट्रीब्यूटेबल है। इसके बाद पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क इसमें टोटल इंसिडेंस लेते हैं, ओके, टोटल केसेस, फिर इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड है और टोटल इंसिडेंस से डिवाइड कर देते हैं। बस ऊपर वाले फार्मूले में इन्होंने इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड को चेंज कर दिया है टोटल इंसिडेंस से, तो उसका मतलब है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। अब इसको इंटरप्रेट इस तरह से करना है कि जो आंसर आएगा आपने उसका मतलब है कि अगर स्मोकिंग का जो रिस्क फैक्टर है उसको मॉडिफाई कर दे या एलिमिनेट कर दे तो फिर लंग कैंसर क्या हो जाएगा, हर साल 77% कम हो जाएगा। यानी अगर आप स्मोकिंग को निकाल दोगे तो लंग कैंसर 77% कम हो जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन किस तरह से होती है रिलेटिव रिस्क की और इसके अलावा दूसरा क्या था, ओके, रिलेटिव रिस्क की और OR की। ओके, तो जो इनकी क्या होती है इंटरप्रिटेशन, तो इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर रिलेटिव रिस्क और OR अगर ये 1 से ज़्यादा आए, ओके, 1 से ज़्यादा है रिलेटिव रिस्क और OR 1 से अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब रिस्क फैक्टर में और डिजीज़ में एसोसिएशन मौजूद है। अगर रिस्क फैक्टर और OR, ओके, तो ये अगर तकरीबन 1 आ जाए तो उसका मतलब रिस्क फैक्टर और डिजीज़ में कोई एसोसिएशन नहीं है। अगर R और OR 1 से कम आ जाए तो उसका मतलब इन्वर्स एसोसिएशन है, यानी रिस्क फैक्टर प्रोटेक्टिव है डिजीज़ के लिए। अब OR होता क्या है, OR क्या होती है, ओड्स रेशियो होती है। अब OR या ओड्स रेशियो है, ओके, तो इसको किस तरह से निकालते हैं, AD/BC से निकालते हैं। ओके, जो A और D है ये ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव वगैरह की कहानी है। जो रिलेटिव रिस्क है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एज़ कम्पेयर टू ऑड रेशियो, क्योंकि जो रिकॉल बायस है वो ऑड रेशियो के अंदर हो सकता है। जो रिलेटिव रिस्क है आल्सो द मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन एंड कोहोर्ट स्टडी, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब जो R है उसको क्लिनिशियन यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट रिस्क को एपिडेमियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क को पब्लिक हेल्थ मैनेजर यूज़ करता है। अब इसके अलावा मिक्स्ड डिज़ाइन भी हो सकते हैं लाइक कोहोर्ट और केस कंट्रोल स्टडी। तो जो रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट या मिक्स कोहोर्ट है इसमें जो डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड होती है, यानी आप कॉज से इफेक्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम टाइम में हम बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। और हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हम फाइंड कर सकते हैं कि एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड लोग क्या थे, तो हम इससे ये चेक कर सकते हैं, यानी पास्ट से हमने ये देखा, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से ये देखा कि कितने लोग एक्सपोज हो रहे हैं, और फिर करंट में देखा कि कितने लोगों में डिजीज़ वगैरह हो रहा है। तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड को यूज़ करते हुए पीछे की तरफ जा सकते हैं। और मिक्स कोहोर्ट के अंदर रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव भी होती है। ओके, कि अगर हम 10 से लेकर 20 साल तक एक और स्टडी करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में आफ्टर रिट्रोस्पेक्टिव डायरेक्शन, इसके बाद नेस्टेड है जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सारी की सारी लॉन्गिट्यूडनल या हॉरिजॉन्टल स्टडी डिज़ाइन होता है। तो कॉन्संजीनियस मैरिज और जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी के लिए जो स्टडी की जाती है वो नेस्टेड कंट्रोल होती है। नेस्टेड कंट्रोल ये MCQ वगैरह में आ सकता है। ओके, अब इसके बाद दूसरी है वर्टिकल और नॉन लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ है। तो वर्टिकल या नॉन लॉन्गिट्यूडनल के अंदर कौन कौन सी आ जाती है, क्रॉस सेक्शनल और इकोलॉजिकल है। दोनों स्टडी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर की जाती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी प्राइमरी डाटा के ऊपर
बेस्ड करती है, फॉर एग्जांपल जो कि इन्वेस्टिगेशन से कलेक्ट किया हुआ होता है फ्रॉम हाउस टू हाउस, जबकि इकोलॉजिकल वाली सेकेंडरी डाटा के ऊपर ऑब्टेन करती है, बेस्ड करती है। लाइक जो डाटा है वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से जमा किया हुआ है और डाटा इन्वेस्टिगेटर ने खुद जमा नहीं किया। ओके, तो जो क्रॉस सेक्शनल है उसको प्रीवैलेंस स्टडी भी कहते हैं। ओके, जबकि जो इकोलॉजिकल है उसको कोरिलेशनल स्टडी भी कहते हैं या उसको स्नैपशॉट स्टडी भी कहते हैं। अब कोहॉर्ट स्टडी की केस कंट्रोल क्रॉस सेक्शनल के अंदर जो यूनिट ऑफ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल है, जबकि इकोलॉजिकल के अंदर पॉपुलेशन यूनिट ऑफ इंडिविजुअल होता है, यूनिट ऑफ स्टडी होता है। अब जो टू मेन टाइप ऑफ एरर हो सकती है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में, पहला है कन्फाउंडिंग में कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि एक्सपोजर या आउटकम दोनों के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसकी वजह से आपको आउटकम में मिस्टेकन एस्टिमेशन आ सकती है। कन्फाउंडिंग को रिमूव करने के लिए मैचिंग करते हैं, रैंडमाइजेशन करते हैं। ओके, सबसे बेस्ट कौन सा होता है? स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन, स्ट्रेटिफिकेशन, स्टैटिकल मॉडलिंग है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस वगैरह करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डन टू रिमूव द कंफाउंडिंग एक्सेप्ट, तो यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन वगैरह आना चाहिए था, हालांकि यहाँ पे मैचिंग तो होती है। ओके, इसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक, अब बाइस क्या है? सिस्टमिक एरर की टाइप होती है स्टडी में, इसको दो में डिवाइड करते हैं। सब्जेक्ट बाइस है, इन्वेस्टिगेटर बाइस होता है। सब्जेक्ट को रिकॉल बाइस या हाउथोम बाइस भी कहते हैं। इसमें जो स्टडी सब्जेक्ट है वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है ड्यूरिंग द स्टडी, तो जिसकी वजह से आउटकम चेंज हो सकता है, लाइक कोहॉर्ट स्टडी में हो सकता है। एप्रीहेंशन बायस एप्रीहेंशन की वजह से हो सकता है। ओके, लाइक बायोलॉजिकल पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, चेंज पल्स, हार्ट रेट वगैरह, तो ये सब्जेक्ट बाइस में आता है। इन्वेस्टिगेटर में मिस क्लासिफिकेशन बाइस है, सिलेक्शन बाइस है, ये सारे बाइस आना शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अब बाइस को रिमूव करने के लिए ब्लाइंडिंग करते हैं। ब्लाइंडिंग, सिंगल ब्लाइंडिंग के अंदर सब्जेक्ट अवेयर नहीं होता ट्रीटमेंट के बारे में, डबल ब्लाइंडिंग के अंदर सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर दोनों अवेयर नहीं होते ट्रीटमेंट के बारे में, और ये एपिडेमियोलॉजी में देखने को मिलता है। ट्रिपल ब्लाइंडिंग के अंदर सब्जेक्ट, इन्वेस्टिगेटर और एनालाइजर तीनों को नहीं पता होता कि किस टाइप का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो जो बेस्ट ब्लाइंडिंग है वो ट्रिपल ब्लाइंडिंग होती है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल और इंटरवेंशनल एपिडेमियोलॉजी है। जो एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल एपिडेमियोलॉजी है इसमें पहला है RCT, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इसमें भी कुछ स्टडी आ जाती है, कंपैरिजन स्टडी है, रैंडम स्टडी है। ओके, अब RCT का जो यूनिट होता है वो पेशेंट या केस होता है। ओके, लाइक हमने 200 पेशेंट को सिलेक्ट किया, इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा रेफरेंस ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल को इंटरवेंशन दी गई और रेफरेंस को इंटरवेंशन नहीं दी गई। ओके, जो ड्रग होती है वो प्लेसिबो होती है। ओके, फिर दोनों के रिजल्ट को आपने कंपेयर करना है, और जो सिलेक्शन बाइस होता है उसको रिमूव कर देना बाय रैंडमाइजेशन। तो दिस इज कॉल्ड हार्ट और ट्रायल। जो रैंडमाइजेशन है हर स्टेप पे अप्लाई होती है, लेकिन स्टेप 2 पे ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होती है। ठीक हो गया? ओके, बाकी कुछ क्लिनिकल ट्रायल लिखे हुए हैं जिसको आपने फार्माकोलॉजी के अंदर भी पढ़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ अजीब जो गरीब चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, तो वीडियो में इतना इनफ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।